हेलो बच्चों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं माई पाठशाला डिफेंस में, अ प्रीमियम प्लेस टू लर्न। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और सीडीएस की प्रिपरेशन पूरी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। और इस सीडीएस प्रिपरेशन में हम आपका साथ देते हैं रोज़ 3:30 बजे और 5:30 बजे अपने आरंभ बैच में। ये आरंभ बैच मेनली फोकस है आपके सीडीएस के एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरीके से यूट्यूब पर फ्री सारी चीज़ें आपको वो देंगे जो कि आपके आने वाले सीडीएस के एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होगा। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओशंस एंड करेंट्स। ओशन एंड करेंट्स जो कि हाइड्रोलॉजी या कह सकते हैं सिंपली ओशनोलॉजी का एक भाग होता है। ओशनोलॉजी क्या होती है? आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है उसमें एक लैंड एरिया है, जो कि हम लोगों ने पढ़े थे, लैंड फॉर्म जिसमें पढ़े थे हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने उसमें अलग अलग तरीके जो पार्ट्स बनते हैं, जो अलग अलग थ्योरीज हैं उससे रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को कंप्लीट किया था। फिर हम लोगों ने एटमॉस्फेयर को देखा, एटमॉस्फेयर कंप्लीट किया। और अब हमारे पास है ओशनोलॉजी, जिसमें हम लोग ओशंस के रिलीफ फीचर्स जो होंगे और वहाँ पे जो करंट्स उत्पन्न होते हैं उनको हम कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आज हम लोग देखने वाले हैं। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर आज आप लोगों को करना क्या है, अभी कुछ नहीं करना है। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रही हो और मेरा विजुअल जो है वो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हो तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिए, जिससे कि मैं समझ जाऊँ कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन, देन वी कैन स्टार्ट विथ आवर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बस मैं आप लोगों से एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि अब आपके सीडीएस के एग्जामिनेशन के लिए केवल और केवल 75 से 80 डेज रह गए हैं। ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास। और अगर आपको इसकी प्रिपरेशन अच्छे से डिटेल फॉर्म में करनी है तो आप हमारे पेड कोर्सेज को भी ले सकते हैं। और पेड कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमारे सपोर्ट के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में होगा। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि सर अगर हम वीडियो कोर्स नहीं लेते हैं तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपको YouTube पर भी फ्री पढ़ाएंगे, YouTube पर भी वो सारी चीज़ें देंगे जो हम लोग आपके पेड कोर्सेज पे दे रहे हैं। बस ये है कि थोड़ा समय जो है वो थोड़ा लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ही करके हम लोग आपको YouTube पर चीज़ें दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी ये सारी चीज़ें तैयार हैं, मुझे जल्दी से रिवीजन करना है, तो फिर आप हमारा VOD कोर्स ले सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स लेना है तो आप आराम से नीचे लिखे गए आपके डिस्क्रिप्शन में जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप हमारे कोर्सेज को बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ओशन एंड करंट। तो ओशन एंड करंट की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजीज आती हैं उनको देखिए ज़रा। बोले सर ये क्या है, ये तो ओशन समझ में नहीं आ रहा, ये कैसा ओशन है भाई? तो ओशन को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा कि क्या है ये ओशन के अंदर वाला हिस्सा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ओशन की जो एक तो तस्वीर है उसको पहले देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कितने ओशंस हमारे पास हैं, कहाँ कहाँ ओशन फैले हुए हैं, इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। तो दिस इज द फिगर, और इस फिगर में अगर आप देखें तो काले रंग से जो बना हुआ है वो पूरा ओशनिक ग्राउंड है, और जो व्हाइट रंग से बना हुआ है वो सब आपका कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट हम लोग अब आने वाले सेशंस में पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला ये है आपका अटलांटिक ओशन। क्या है ये? अटलांटिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन। ये वाला जो पार्ट है ये है आपका पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जिसको हम लोग प्रशांत महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर। ठीक है, तो प्रशांत महासागर हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया। और ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला भी आपका प्रशांत महासागर का ही भाग है। तो ये प्रशांत महासागर ही है। बोलेंगे सर ये प्रशांत महासागर यहाँ कहाँ से आ गया? ये भी आपको समझना है कि प्रशांत महासागर जो है यहाँ कहाँ से आ गया। अगर आप समझें तो ये जो हिस्सा है ये आपका मैप है। मैप जो होता है वो एक फ्लैट रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे अर्थ का, और अर्थ तो फ्लैट है नहीं। तो अगर अर्थ फ्लैट है नहीं तो भाई सीधे सा फंडा है कि क्या होगा आपका, ये होगा कि भाई जो ग्लोब है उसको हम अगर गोल कर दें, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हम लोग इसको फोल्ड कर दें तो ये दोनों हिस्से आपके जुड़ जाएंगे। हाँ या ना? बिल्कुल जुड़ जाएंगे।
तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे, इसलिए ये प्रशांत महासागर यहाँ पर भी देखने को मिलता है और पैसिफिक ओशन, जिसको अंग्रेजी में हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं, वहाँ पे भी देखने को मिलता है। फिर इसके बाद ये हमारा हिस्सा है, ये है इंडियन ओशन। ये एकमात्र ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर पड़ा हुआ है, इंडियन ओशन। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पूरा हिस्सा जो देख रहे हैं, ये है आपका आर्कटिक ओशन का है, ये आर्कटिक ओशन। इन सारे ओशंस में से सबसे छोटा ओशन जो है वो है आपका आर्कटिक ओशन, इस बात को ध्यान रखेंगे। स्मॉलेस्ट ओशन, स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है, वो है आपका आर्कटिक ओशन। और नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई प्रशांत महासागर जो कि 2 बार बना हुआ है, तो भाई सबसे बिगेस्ट ओशन जो होगा वो यही होगा, बिगेस्ट ओशन। ठीक है, बिगेस्ट ओशन ये है, स्मॉलेस्ट ओशन ये, और बिजिएस्ट ओशन अगर आपसे पूछा जाए तो अगर आपसे मैं नोट पॉइंट बनाकर मैं लिख दूं ऐसे, तो अटलांटिक ओशन जो है नोट पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा बिजिएस्ट ओशन। तो आप आराम से बता पाएंगे वो कौन सा है, वो है आपका अटलांटिक ओशन। कौन सा है, अटलांटिक ओशन। ठीक है, आया समझ में एक चीज। तो ये बिजिएस्ट ओशन जो है वो कौन सा है, वो है आपका अटलांटिक ओशन। ठीक है, आ रहा है समझ में एक चीज। चलिए अब अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो ये जो इंडियन ओशन है, इसका नाम ही इंडिया से पड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको इंडियन ओशन कहते हैं। और इंडियन ओशन अगर आप देखेंगे तो असलियत में ये प्रशांत महासागर को, अटलांटिक महासागर को, दोनों को जोड़ने वाला ओशन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब एक 5th ओशन और भी आता है, ऐसा नहीं है कि केवल ये 4 ओशन है, वैसे तो 4 ही ओशन थे आज तक, बट एक 5th ओशन भी आता है जो आपको पता होना चाहिए। वो 5th ओशन जो है वो कौन सा है, वो है आपका यहाँ पे अंटार्कटिका के पास, यहाँ पर सदर्न ओशन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सदर्न ओशन। और ये साइंटिस्ट ने अपने स्टडीज को इजी बनाने के लिए इस ओशन का डिस्क्रिप्शन दिया है, सदर्न ओशन। तो ये अब टोटल 5 ओशंस हो गए, वैसे कितने थे, 1 2 3 4 ओशन थे, पर अब ये 5वां ओशन भी हो गया, तो टोटल 5 ओशंस हो गए। पर अभी भी आपके बुक्स में 4 ही ओशंस लिखे रहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अब हम लोगों ने देख लिया ओशंस को। अब ओशंस के अंदर की जो चीज़ें होती हैं उनको समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपका कोस्टल प्लेन, ये है आपका कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन मतलब सीधी सी बात है, जो आपका तटवर्तीय क्षेत्र है। क्या है ये, तटवर्तीय क्षेत्र। तटवर्तीय क्षेत्र जो है वो जब समुद्री क्षेत्र में जाता है, समुद्री क्षेत्र में जाता है, तो फिर क्या किया जा सकता है, समुद्री क्षेत्र में जब ये जाएगा, ये दोनों जब मिलेंगे तो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पहला जो हिस्सा आपका आ रहा है, ये कौन सा है, ये है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कौन सा है ये, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर इसके बाद आता है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर आता है आपका सबमरीन कैनियंस, और उसके बाद आता है सी माउंट्स। तो ये मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को सही से दिख नहीं रहा होगा, पर मैं उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। कैसे, तो ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, यहाँ से सीधे आपका कोस्टल प्लेन से जो डिप डाउन होता है वो कहाँ से होता है, वो एक स्लोप के थ्रू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। और जो पहला जो हिस्सा जो शेल्फ है, मतलब एक तरीके से ये आपका वो पर्दा है, या ये कह सकते हैं वो बालकनी टाइप एरिया है, जहाँ से आपका ओशन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, कोस्टल प्लेन से जुड़ा हुआ है। आ रहा है समझ में ये चीज़, कोई डाउट यहाँ तक। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये आपके जो पॉइंट्स देख रहे हैं, ये वाले हिस्से, ये जो दरारें देख रहे हैं आप, ये हैं आपके सी माउंट्स, सॉरी सी माउंट्स नहीं, ये हैं आपके क्या हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप्स। गेटिंग माय पॉइंट, कोई डाउट यहाँ तक। और ये पूरा का पूरा जो रीजन है, जो यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये सब आपका क्या बनता है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन बनता है। क्या बनता है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन। तो यहाँ पर अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसको, कॉन्टिनेंटल शेल्फ को पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जब मैं बात करता हूँ तो द शैलो सबमर्ज एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ।
कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, जो कि ज़्यादा गहरा नहीं होता है ये, और सीधे सीधे जो हिस्सा आपका कॉन्टिनेंट का जो कि ओशन के अंदर सबमर्ज हो गया है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। वाटर डेप्थ जो होती है वो होती है आपकी लगभग इसमें 60 मीटर से दैट इज 200 फीट की होती है। और स्लोप कैसा होता है, स्लोप होता है जेंटल स्लोप, जेंटल स्लोप। एवरेज विड्थ कितनी होती है, 80 किलोमीटर्स की इसकी एवरेज विड्थ होती है। एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो साइबेरियन शेल्फ इन द आर्टिक ओशन इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, स्ट्रेचेस टू 1500 किलोमीटर्स। तो याद रखेंगे सबसे बड़ी शेल्फ जो है वो आपको मिलेगी कहाँ पे, साइबेरियन। और साइबेरिया कहाँ पर है, सभी लोगों को पता है रशिया में है, ठीक है, कहाँ पर है, रशिया में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनाना है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ असलियत में किस तरीके का होता है, तो देखिए ध्यान से, ये है आपका मार्जिनल प्लेन और ये है आपका स्लोप, और फिर इधर से ये जो आपका प्लेन जा रहा है, तो ये पूरा हो गया आपका मार्जिन, ओशन मार्जिन या कॉन्टिनेंटल मार्जिन भी बोलते हैं। और इसमें ये जो पॉइंट है यहाँ से सी जा रही है, यहाँ से सी जो है वो ये पूरी सी है, ग्रीन कलर की सी है, हमारी थोड़ी सी अच्छी वाली सी है ना, तो इसलिए हम लोगों की कैसी है, ग्रीन कलर की सी है। तो ये जो ग्रीन कलर की सी आप देख रहे हैं ये कहाँ से शुरू हो रही है, ये यहाँ से शुरू हो रही है ना। तो ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं ये पूरा रीजन, ये है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। आया समझ में ये चीज? तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है असलियत में ये एक तरीके का क्या है, रोशनदान टाइप में है, जो कि जुड़ा हुआ है किससे, ओशन से जुड़ा हुआ है। आ रहा है समझ में चीज, किससे जुड़ा हुआ है, ओशन से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ अलग अलग नाम भी हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके टाइप्स ऑफ शेल्फ्स मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में, और ये नाम आपके एग्जाम में आते हैं, टाइप ऑफ शेल्फ्स बेस्ड ऑन देयर सेडिमेंट्स एंड टेरेस्ट्रियल ओरिजिन। टेरेस्ट्रियल ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जो उनकी भौगोलिक जो उनका उत्थान होता है उनके आधार पर, और जो किस तरीके का वहाँ पर अवसाद जमा हो रहा है उसके आधार पर ये पूरा का पूरा अलग अलग तरीके के कॉन्टिनेंटल शेल्फ बताए जाते हैं। एक होता है ग्लेशिएटेड सेल्फ। ग्लेशिएटेड सेल्फ का मतलब क्या होता है, ग्लेशिएटेड सेल्फ का मतलब होता है, ग्लेशिएटेड सेल्फ का मतलब होता है कि भाई यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो ग्लेशियर के थ्रू सबमर्ज्ड हैं। कैसे, ग्लेशियर के थ्रू सबमर्ज्ड है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ग्लेशियर्स के थ्रू ये सबमर्ज है, और ये है आपको बेसिकली एग्जांपल कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड कहाँ पर है, ग्रीनलैंड ये आपका आर्टिक ओशन में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका कोरल रीफ। कोरल रीफ जो है, कोरल रीफ बेसिकली क्या होते हैं कि कोरल रीफ जो हैं वो आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। और ग्रेट बैरियर रीफ, क्या बोला मैंने, ग्रेट बैरियर रीफ जो है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो आप देख रहे हैं ये आपको मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो कि बिगेस्ट कोरल्स हैं। और ये कोरल्स जो हैं ये आपके शेल्फ में जो बिल्कुल आपका पहला स्लोप जो शुरू होता है वहां से शुरू होते हैं, और ये है आपके कोरल रीफ शेल्फ। क्या है ये, कोरल रीफ शेल्फ, ठीक है। इसके बाद लार्ज ऑफ दी रिवर्स, मतलब शेल्फ ऑफ लार्ज रिवर। शेल्फ ऑफ लार्ज रिवर जैसे अराउंड रिवर डेल्टा जो है, कौन सा, नाइल रिवर के पास। अगर मैं आपसे ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो आपको समझ में आएगा कि जो रिवर नाइल है, रिवर नाइल जो है वहाँ पर सीधे ये जुड़ती है किससे, मेडिटेरेनियन सी से। थोड़ा पानी दे देना, ठीक है। तो क्या है कि ये जो है आपका शेल्फ जो है वो पूरी तरीके से जुड़ती है किससे, नाइल रिवर से। तो मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ इंडिया, ये कुछ आपका अफ्रीका का मैप है जहाँ पर ये रिवर नाइल, ठीक है, फ्लो करती है। ये है रिवर, ये है आपका नाइल रिवर, ठीक है। अब नाइल रिवर से जैसे ये मेडिटेरेनियन सी में जा रहा है तो ये पूरा एरिया आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ का हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य बस इतना है कि ये अलग अलग जो नाम है ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में ये चीज। चलिए, शेल्फ विद डेंड्रेटिक वैलीज।
डेंड्रेटिक वैलीज का मतलब क्या होता है? डेंड्रेटिक का मतलब होता है जो शाखा अनुमान होते हैं, शाखा अनुमान, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हुआ, ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए जरा, यहाँ पे मैंने लिखा डेंड्रेटिक। ये डेंड्रेटिक का मतलब होता है शाखानुमा, शाखानुमा। जैसे ये आपका पूरी रिवर है और रिवर जो है वो इस तरीके से अलग अलग तरीके से फैल रही है, ठीक है। और जो इस तरीके से जो आपके अलग अलग तरीके से जो ये रिवर जो है जब जाती है और ये सबमर्ज होती है, किसमें सबमर्ज हो रही है? ये सबमर्ज हो रही है ओशन में, सबमर्ज इनटू ओशंस। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका डेंड्रेटिक, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शेल्फ विथ लार्ज विथ डेंड्रेटिक वैलीज। कैसा? डेंड्रेटिक वैलीज। जैसे कि हडसन बे में मिलेगा। हडसन बे कहाँ पर है? हडसन रिवर एक है जो कि यूएसए में मिलती है। कहाँ मिलती है? यूएसए, कनाडा जो है नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पर आपको मिलेगी। हडसन बे है और हडसन आपकी रिवर भी है जो आपको ध्यान रखनी है, यूएसए और कनाडा के बीच में ये बहती है। और उसका जो माउथ है वो एक तरीके का डेंड्रेटिक वैली प्रोड्यूस करता है, जो अलग अलग तरीके से शाखानुमा जो क्षेत्र है वो प्रोड्यूस करता है, और वो है एक खास तरीके का शेल्फ। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ग्लेशिएटेड शेल्फ, कोरल रीफ शेल्फ, शेल्फ विद डेंड्रेटिक वैलीज, शेल्फ अलॉन्ग विद द यंग माउंटेन्स। तो जो शेल्फ बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो यंग माउंटेन से मिलेंगे, जैसे कि हवाईयन आइलैंड जो है वो उसका एक एग्जांपल है। तो शेल्फ विद आपके यंग माउंटेन्स, तो यंग माउंटेन्स कैसे होते हैं? जैसे हिमालय भी आपका यंग माउंटेन है, पर ये जो माउंटेन्स हैं ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ माउंटेन्स की, तो जैसे ये आपकी शेल्फ है, तो ये माउंटेन्स जो हैं वो धीरे धीरे चले जा रहे हैं। मैं इसको इस तरीके से मिटा देता हूँ। क्या बोला मैंने कि फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, शेल्फ विथ फोल्ड माउंटेन्स, शेल्फ विथ फोल्ड माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन्स आपके जैसे फॉर एन एग्जांपल ये माउंटेन्स इस तरीके से चले आ रहे हैं, और हवाईयन आइलैंड जो है, हवाईयन आइलैंड्स देखिए ध्यान से, ये है आपका अमेरिका, इस तरीके से आपका अमेरिका है ये, और अमेरिका के पास आपको हवाईयन आइलैंड्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलती है? यहाँ पर मिलती है रॉकीज माउंटेन, और रॉकीज माउंटेन का एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पर आपको हवाईयन आइलैंड्स के रूप में मिलता है, हवाईयन आइलैंड्स। और ये जो हवाईयन आइलैंड्स के रूप में जो ये आपका एक्सटेंशन मिल रहा है रॉकीज माउंटेन का, जो कि एक फोल्ड माउंटेन है, उस तरीके के शेल्फ को हम लोग बोलते हैं शेल्फ विथ फोल्ड माउंटेन्स। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात ये अभी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि भाई शेल्फ क्या होते हैं। शेल्फ एक तरीके से आपके वो नैरो पाथ होते हैं, या ये कैन से द ओपनिंग होती है, जो कि ओशन में जब हम लोगों का लैंड जो है वो सबमर्ज होने जा रहा है। आया समझ में ये चीज़? तो ये हैं आपके अलग अलग टाइप के शेल्फ जो आप लोगों को पता होने चाहिए थे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रही होंगी। तो टाइप ऑफ शेल्फ हम लोगों ने देख लिए। टाइप ऑफ शेल्फ में सबसे पहला आ गया आपका ग्लेशिएटेड शेल्फ, फिर कोरल रीफ शेल्फ, फिर शेल्फ विद लार्ज रिवर, शेल्फ विद डेंड्रेटिक वैलीज, शेल्फ अलॉन्ग विद द यंग माउंटेन रेंजेस, जैसे एग्जांपल हवाईयन माउंटेन्स या हवाईयन आइलैंड जो है इज एन एग्जांपल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स, जो कि किसके अंदर है? जो आपके ओशन के अंदर जा चुके हैं। अब इसके बाद जो दूसरा हिस्सा आता है वो किसका है? वो है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप का। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा क्या क्या कि भाई कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, कॉन्टिनेंटल और स्लोप्स क्या है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये माउंटेन का हिस्सा है, ये माउंटेन है, और ये जुड़ा हुआ है आपका ओशन से। तो ओशन यहाँ से पूरा स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं, केवल इतना पार्ट, ये जो पार्ट है इतना, ये है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या है ये है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है,
कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, अब ये जो शेल्फ है इसके बाद नीचे आप देखेंगे, नीचे जो एरिया है ये ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से, ये है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्या है ये? कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो महाद्वीपीय ढाल है ये। महाद्वीपीय ढाल जो है, ये खास बात क्या है इसमें? इसकी खास बात ये है कि महाद्वीपीय ढाल में बहुत तेजी से ये ढाल जो है ये गहराई के अंदर जाती है और यहाँ से आपका ओशन जो है वो गहराई में घुसना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया। अब देखिए ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये है आपका ओशन मार्जिन का। किसका हिस्सा है? ओशन मार्जिन। अब इसमें सबसे पहला हिस्सा जो आता है वो क्या है? वो है आपके ये माउंटेन्स। देखिए ये माउंटेन्स भी आपके अलग अलग टाइप के दिख रहे होंगे। देखिए किस तरीके के माउंटेन्स हैं ये। पहले आपके आते हैं ये माउंटेन्स, ठीक है, ये माउंटेन्स। और फिर एक आपके आते हैं ये वाले माउंटेन्स, जिनमें अगर आप देखेंगे तो आपको सरफेस जो है पीक जो है पीक मिल रही है। ये देखिए ये आपको पीक मिल रही है और यहाँ पर ये फ्लैट है, ये फ्लैट है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये है सी माउंट्स। क्या बोल सकते हैं इनको हम लोग बोलते हैं सी माउंट्स। तो सी माउंट्स क्या होते हैं? सी माउंट्स होते हैं आपके ओशन के माउंटेन्स जिनके पास अपनी एक पीक होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सी माउंट्स। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है? ये है आपका सी माउंट। सी माउंट, ठीक है। फिर इसके बाद ये फ्लैट वाला जो हिस्सा देख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं गोआउट्स। क्या बोलते हैं? गोआउट्स। और ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये है आपके आइलैंड्स। ये क्या हो गए? ये हो गए आपके आइलैंड। कैसे माउंटेन आइलैंड्स हैं ये, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये जो लाइन देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं रिजेस। क्या बोलते हैं? रिजेस। रिजेस मतलब एक तरीके की दरारें जो आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद फिर आपके आते हैं ये क्या है? ये है आपके ट्रेंचेस। ये क्या है? ये है आपकी ट्रेंचेस, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। ट्रेंचेस, गड्ढे। आज हम लोग इन्हीं को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये है आपकी ट्रेंचेस। दीज कैनाइन्स इंक्लूड्स द डीपेस्ट स्पॉट्स। जो डीपेस्ट स्पॉट्स होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक ओरिजिनल पिक्चर दिखाई है, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई किस तरीके से हमारा ओशन जो फ्लोर है वो तैयार होता है। अब मैं इसको एक रूप देता हूँ, एक तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ज़रा ध्यान से। यहाँ पे हम लोग इसको बना लेते हैं, जिससे कि अब आप लोग को डायग्रामेटिक अप्रोच मिल जाएगी। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे कुछ माउंटेन्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर आपको कुछ मिलेंगी ट्रेंचेस देखने को, ठीक है। फिर रिजेस देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगी? रिजेस देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें, चलिए देखिए ध्यान से। क्या बोला मैंने कहा कि ये आपका ओशन फ्लोर है। ये है आपका ओशन फ्लोर, ये है ओशन सरफेस।
ये पूरा आपका ओशन सरफेस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सॉरी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और ये जो पार्ट देख रहे हैं ये वाला, ये पार्ट है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब इसके बाद ये राइज आप देख रहे होंगे, एक तरीके का राइज देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, ये जो पूरा राइज देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है, आया समझ में? ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको ये पीक देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? पीक। और ये पूरे ओशन में फैली हुई पीक है ये। तो ये जो ओशन में पीक है, ये माउंटेन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सी माउंटेन। क्या बोलते हैं? सी माउंटेन। सी माउंटेन, सी माउंट कह सकते हैं इसको हम लोग, सी माउंट। और इसके बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये है ग्योट्स, गायाउट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गायाउट्स। और ये जो नीचे गड्ढे मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे क्या? ये मिलेंगे आपको ट्रेंचेस। क्या मिलेंगे? ट्रेंचेस। ट्रेंचेस मतलब जो गर्त होते हैं। और फिर आपका ये जो मैदानी क्षेत्र आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं अबाइसल प्लेन। क्या बोलते हैं? अबाइसल प्लेन बोलते हैं। और इन्हीं के बीच में आपको कुछ दरारें मिलेंगी जिनको हम लोग बोलते हैं क्या? हम लोग बोलते हैं रिजेस। क्या बोलते हैं? रिजेस बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये है पूरा का पूरा आपका ओशनिक फ्लोर का तरीका, या ओशन फ्लोर में क्या क्या चीजें आप लोग को मिलती हैं। अब एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो है कौन सा? वो है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप की जो डेप्थ होती है वो 200 मीटर से 2000 मीटर तक जाती है। मोस्ट पैसिफिक स्लोप्स आर स्टीपर देन द अटलांटिक स्लोप। ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने कहा कि जो पैसिफिक ओशन जो होता है, जो पैसिफिक ओशन जो होता है उसका जो स्लोप है, पैसिफिक ओशन का जो स्लोप है इज मच स्टीपर देन द अटलांटिक स्लोप। और ग्रेडियंट आर फ्लैटेस्ट इन द इंडियन ओशन। जो इंडियन ओशन है उसके जो ग्रेडियंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा फ्लैटेस्ट है। ये एक फैक्ट आपको याद रखना ही रखना है, इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, आया समझ में ये चीज़? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द डेप्थ ऑफ द स्लोप रीजन बिटवीन 200 to 3000 मीटर, ये तो हम लोगों ने देख लिया है। अब जो मैंने आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी वो क्या बताई थी? वो ये बताई थी द सीवर्ड एज एंड स्लोप लूजेस ग्रेडियंट। क्या बोला मैंने? द सी वर्ड, जैसे जैसे आप सी वर्ड पे जाएंगे, जैसे जैसे आप सी पर जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है वो अपने ग्रेडियंट्स को कम कर रहा है। तो ग्रेडियंट्स को कम कर रहा है मतलब सीधी सी बात है इस तरीके का कुछ बन रहा है। तो ये देखिए जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे ग्रेडियंट क्या है? कम होता चला जा रहा है। नेक्स्ट, द कॉन्टिनेंटल स्लोप बाउंड्रीज इंडिकेट द एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट और एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट। यस, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज कि अगर हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो अल्टीमेटली इंडिकेट करता है द एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट। एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा कि भाई जहां पे आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो खत्म होगा वहीं पर आपको कॉन्टिनेंट भी खत्म हो जाता है, पर वहां से ओशनिक बेड शुरू हो जाता है। कैनियंस एंड ट्रेंचेस आर एब्जॉर्ब्ड इन दिस। जो कैनियंस होते हैं और आपके जो ट्रेंचेस होते हैं, ठीक है, कैनियंस और ट्रेंचेस जो हैं वो यहाँ पर इस रीजन में देखने को मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये ट्रेंचेस क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं। और कैनियंस भी आपके अलग अलग तरीके के रिजेस होते हैं, थोड़े बहुत रिलीफ फीचर्स होते हैं जो ओशनिक करंट में आपको या ओशन में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्टिनेंटल राइज। इट कनेक्ट्स द कॉन्टिनेंटल स्लोप टू द डीप सी टू अबाइसल प्लेन। अबाइसल प्लेन, द प्लेन in the oceanic bed, the plane in the oceanic bed जो होता है, the plane in the oceanic bed, उसको हम लोग बोलते हैं अबाइसल प्लेन। और ये किसको कर रहा है? ये कॉन्टिनेंटल स्लोप को जोड़ रहा है। असलियत में कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है? ये कॉन्टिनेंटल स्लोप तो हम लोगों ने देख लिया। कॉन्टिनेंटल स्लोप जैसे ही जहाँ पर भी आप देखेंगे आपको ये समझ में आएगा कि कॉन्टिनेंटल स्लोप जैसे यहाँ पे खत्म हुआ तो यहाँ पे ये आपका जो राइज देखने को मिल रहा है इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। अब क्वेश्चन आता है कि वाई देयर इज अ राइज इन
this area, why there is a rise in this area, क्यों है ऐसा कोई राइज इन दिस एरिया? तो आपको आंसर आता है, आंसर है ड्यू टू द डिपोजिशन of the silt, of the sediment brought up by the rivers. तो ये याद रखेंगे, इसी की वजह से जो सेडिमेंट है जो वहाँ पे लगातार जमा होता रहता है उसकी वजह से एक राइज देखने को मिलता है, और वो राइज होता है आपका कॉन्टिनेंटल राइज. गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाउट यहाँ तक? तो ये आप लोग को याद रखना है कि कॉन्टिनेंटल स्लोप और अबाइसल प्लेन के बीच में जो डीप सी को जो कनेक्ट करने वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज. वो राइज क्यों देखने को मिलता है? वो राइज इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे सेडिमेंट जमा होना शुरू हो जाते हैं. फिर आता है आपका अबाइसल प्लेन और डीप सी प्लेन. अबाइसल प्लेन और डीप सी प्लेन. द फ्लोर of the abyssal plane is covered by a sediment like clay and silt. ठीक है, जो फ्लोर होता है, जो पूरा फ्लोर एरिया है, जैसे ये ओशन है आपका, ये ओशनिक है, तो ये आपका जो पूरा फ्लोर एरिया है इसी को हम लोग अबाइसल प्लेन कहते हैं. और इस अबाइसल प्लेन में आपको क्या देखने को मिलेगा? सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे जो क्ले और सिल्ट वाले होंगे. एवरेज डेप्थ जो होगी वो 3000 से 6000 मीटर की होगी. ठीक है, और ये डेप्थ के बाद वहाँ पे पूरा प्लेन एरिया होगा. ये बिल्कुल उसी तरीके का है, मैदानी क्षेत्र जैसे होते हैं ना आपके लैंड एरिया में, वैसे यहाँ ओशन के जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वो ये वाले हिस्से होते हैं. पार्ट ऑफ द अबाइसल प्लेन आर ऑक्युपाइड बाय द रेज्ड रिजेस और सबमरीन माउंटेन्स एंड बाय वेरी डीप ट्रेंचेस एंड कैनियंस. नोट पॉइंट जो बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है ये सेडिमेंट्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ओजेस. ओजेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शब्द है ये क्या है? सेडिमेंट्स हैं विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, जो कि डीप इन दी ओशन जो लिविंग थिंग होती है उससे ये पूरा का पूरा बनता है. ठीक है, आ रहा है समझ में ये चीज? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, अब इसके बाद आता है मिड ओशनिक रिजेस. मिड ओशनिक रिजेस को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मिड ओशनिक रिजेस जो हैं वो एक खास तरीके के रिलीफ फीचर्स होती हैं या सबमरीन रिजेस होती हैं जो कि बनती हैं टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से. फॉर्म्ड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज. ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से ये फॉर्म होती हैं. पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये फॉर्म होती हैं. दूसरी चीज़ क्या है? द माउंटेन रेंजेस कैन हैव अ पीक एट अ हाइट ऑफ 2500. तो ये आपकी अलग अलग तरीके की रेंजेस हैं जिसके अगल बगल आपको माउंटेन की पूरी एक रेंज मिलने वाली है, और वो माउंटेन रेंज जो है वो लगभग आपकी 2500 मीटर तक चलती है. रनिंग फॉर द टोटल लेंथ ऑफ 75,000 kilometers, these ridges form the largest mountain system on the earth. These ridges form the largest mountain system on the earth. Getting my point? कोई डाउट यहाँ तक? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए था. मिड ओशनिक रिजेस यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब आते हैं गायोट्स और सबमरीन कैनियंस. तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबमरीन कैनियंस और गायोट्स, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये सब आपके क्या मिलेंगे? ये मिलेंगे आपके सबमरीन कैनियंस. तो ये क्या है? गायोट्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, दी mountains with flat top जो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग गायोट्स. क्या बोलते हैं? गायोट्स. जैसे ये आपका ये इस तरीके से, तो प्लेट्यू रीजन जो होता है ना प्लेन एरियाज में, उस तरीके के उन्हीं को हम लोग गायोट्स कहते हैं जब हम लोग उनके ओशनिक रिजेस की बात करते हैं या ओशनिक पार्ट्स की बात करते हैं. ठीक है, अब आता है सबमरीन कैनियंस. These are the steep slopes, steep valleys. ठीक है, ये क्या होती हैं? ये these are the steep valleys जो कि आपको कहाँ मिलती हैं? डीप इन दी, you can say it is found mainly in continental shelf
कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप। ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप या शेल्फ में आपको ये मिलती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आती हैं वो क्या है, कॉन्गो कैनायंस जो होते हैं दे आर रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट रिवर कैनियंस इन दी वर्ल्ड, इस बात को ध्यान रखना है। द लार्जेस्ट सबमरीन कैनियंस इन दी वर्ल्ड इज जेमचुंग कैनियन। तो ये भी एक पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है कि ये नाम याद रखना है सीधे, जेमचुंग कैनियन ये लार्जेस्ट सबमरीन कैनियन है जो कि अभी तक हम लोगों को मिला है पूरे अर्थ में। फिर अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अभी तक मैंने आपको ओशन के अंदर के जितने भी अलग अलग तरीके के टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनको कंप्लीट कराया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है ओशंस का, वो हाई टाइड्स और लो टाइड्स। बेसिकली क्या, वो एक हाइट पे जाते हैं और फिर उसके बाद गिर जाते हैं, तो ये होती हैं आपकी टाइड्स। तो बेसिकली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइड से आप क्या समझते हैं, तो टाइड से आप लोग बस ये समझते हैं कि भाई the movement of water, the movement of water, ठीक है, up and down is known as tides। ठीक है, आया समझ में एक चीज, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब टाइड्स की जब हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर टाइड्स, रीजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला रीजन है द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटेशनल पुल होते हैं ऑफ सन एंड मून। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है द पोजीशन ऑफ ओशंस, और यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। ये भी एक रीज़न है कि कैसी कैसी टाइड्स बनने वाली हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद द पोजीशन ऑफ मून, सन एंड अर्थ, पोजीशन ऑफ मून, सन एंड अर्थ, इस बात को ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, आया समझ में एक चीज़। चलो, तो जो टाइड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि कितने टाइप की होती हैं। तो टाइड्स मेनली दो टाइप की होती हैं, एक आपकी होती है नीप टाइड और दूसरी होती है आपकी स्प्रिंग टाइड। नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड, इनको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कॉजेज तो बता ही दी हैं। कॉजेज में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट आर दी कॉजेज। कॉजेज इज दी ग्रेविटेशनल पुल, ऑफ मून एंड सन। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहता हूँ ये जो अर्थ है, अर्थ जो है एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है मून पर, और मून भी एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है अर्थ पर, और अर्थ के जो सॉलिड पार्ट है वो तो चेंज नहीं होगा, है ना, पर क्या चेंज हो सकता है, जो आपका पोजीशन है फ्लूइड्स का, लिक्विड का, वो चेंज हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अर्थ जो है, अच्छा, एक जब ये मून का अट्रैक्शन है और इधर क्या मिल जाएगा आपको, इधर आपको सन का अट्रैक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, जब सन और मून जो है इस तरीके से खड़े हुए हैं तो मून का अट्रैक्शन ज़्यादा है और इधर आपका अट्रैक्शन कम हो गया। और जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे तो ये अलग अलग तरीके की टाइड शो करते हैं। तो अट्रैक्शन इज बेसिकली द मेन फंडामेंटल फीचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द टाइड्स। गेटिंग माय पॉइंट, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, अब आती है आपकी टाइप्स ऑफ द टाइड्स। टाइप्स ऑफ टाइड में सबसे पहला आता है आपका नीप टाइड। नीप टाइड आप लोगों को इजीली समझ में भी आ रही होगी कि यहाँ पर
परपेंडिकुलर एक एंगल बन रहा है, कितना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको हम लोग लो टाइड्स भी कहते हैं। नीप टाइड ऑल्सो नोन एज लो टाइड्स। हाई टाइड्स और लो टाइड्स, दो तरीके की टाइड्स होती हैं, इनको हम लोग लो टाइड्स कहते हैं। लो टाइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल पर डायरेक्शन पे बनी हुई है, और राइट एंगल डायरेक्शन जो है ये नीप टाइड जो है इसमें 90 डिग्री ये रहेगा और यहाँ पर सन है और मून रहेगा। तो मून इसको यहाँ पर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, सन इसको यहाँ पर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि क्या होगा, ये जो राइज है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज दो अलग अलग तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या होता है, नीप टाइड दी राइज इज, ठीक है, नॉर्मल, याद रखना है, द राइज इज बेसिकली क्या, नॉर्मल राइज होता है, इस बात को ध्यान रखने वाले हैं। और इसमें एक पोजीशन जो होती है, द पोजीशन ऑफ sun and moon is 90 degree to each other, ठीक है, 90 डिग्री टू ईच अदर, इस बात को ध्यान रख रहे हैं। फिर आता है आपका स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड आपको दिख रहा होगा कि जो मून है और जो सन है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है। तो मून है और सन है, ये दोनों आपको एक ही डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो इजीली आप बता पाओगे कि भाई यहाँ पर क्या होने वाले हैं, दो आपकी जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड ऑफ द ओशन वेव्स जो है, द एल्टीट्यूड ऑफ ओशन वेव्स जो होती हैं वो कैसे जाएंगी, वो जाएंगी आपकी एट अ हाइट। और यहाँ पर आप देखेंगे एक पॉइंट की द सन, अर्थ एंड मून, द सन, अर्थ एंड मून, ये तीनों जो है ये एक स्ट्रेट लाइन में देखने को मिल रहे हैं आपको। तो स्ट्रेट लाइन में देखेंगे को मिलेंगे, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। तो ये स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है, मून का अट्रैक्शन फोर्स प्लस आपका जो सन का अट्रैक्शन फोर्स है, दोनों एक ही तरफ लग रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो हाइट है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, किसकी, ओशंस की। कॉन्टिनेंट नहीं हिलने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो नहीं हिलने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर आता है, अब बात आती है कि कब ऐसा होता है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस आती हैं जो हम लोगों को समझना होगा। क्या होती हैं, दो कंडीशंस हैं। जब मून बहुत पास होता है सन के, जब मून बहुत पास होता है अर्थ के, और जब अर्थ बहुत पास होती है सन के, तब इस तरीके की टाइड्स में आपको वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले आता है आपका पेरिजी। पेरिजी की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको पी से याद रखना है, पास। पी से होता है पास। पास का मतलब होता है नियर, ठीक है। दैट मीन्स व्हेन मून इज नियरेस्ट टू अर्थ, इसको हम लोग बोलते हैं आपका पेरिजी। और फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा एपोजी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एपोजी। तो ये हो जाएगा दूर। एपोजी मतलब हो जाएगा दूर। दूर की अगर मैं बात करूं तो आपको यह समझना होगा, व्हेन मून इज फारदेस्ट टू अर्थ, तो ये हो जाएगा आपका एपोजी। गेटिंग माय पॉइंट। फिर आता है आपका पेरीहीलियन। तो पेरीहीलियन में भी आपका पी से क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा पास। पी से क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा पास। और एपीहीलियन में हो जाएगा दूर। कौन दूर होगा, किससे दूर होगा, तो याद रखिएगा अर्थ दूर और पास होगा किससे, सन से। तो व्हेन अर्थ इज नियरेस्ट टू you can say sun,
ठीक है, व्हेन अर्थ इज नियरेस्ट टू सन तो वो हो जाएगा आपका पेरीहीलियन, और ये वाला जो हो जाएगा व्हेन अर्थ इज farthest to यू कैन से क्या सन, तो ये हो जाता है आपका क्या एपीहीलियन। गेटिंग माई पॉइंट, कोई डाउट यहाँ तक? तो ये आपके कुछ कंडीशंस हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड मून। नेक्स्ट अब हम लोग को एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, वो क्या है? वो है आपका ओशनिक करंट्स। तो ओशन हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया? ओशंस के बारे में पढ़ लिया, ओशन के अंदर जो रिलीफ फीचर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग आज का जो लास्ट टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं, वो है क्या? वो है ओशनिक करंट्स। तो ओशनिक करंट्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे, और ओशनिक करंट्स में अगर मैं बात करूं आपसे तो ये क्या होते हैं ओशनिक करंट्स? तो ओशनिक करंट्स इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ द एनर्जी। देखिए होता क्या है कि एनर्जी का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, क्या बोला मैंने कहा एनर्जी का जो मूवमेंट होता है उसको देखिए जरा ध्यान से। मूवमेंट ऑफ एनर्जी, तो ये तीन तरीके से होती है। जो एनर्जी है वो तीन तरीके से मूव करती है। एक है रेडिएशन, जिसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। एक है कन्वेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में संवहन। और दूसरा जो हिस्सा आता है वो है कौन सा? वो है आपका कंडक्शन। तो कंडक्शन जो है मेनली आपका ठोस, मतलब आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनमें होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन। अब इसमें जो मूवमेंट है, कन्वेक्शन में जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है? वो वर्टिकल होती है। कैसी होती है? वर्टिकल। और स्पेशली ये आपका कहाँ पर होता है? ये आपका गैसेस में मिलता है। कहाँ मिलता है? गैसेस एरिया में मूवमेंट ऑफ एनर्जी जो है वो इस तरीके से होती है। बट जब हम लोग बात करते हैं व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ हीट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ where there is a movement of heat in horizontal direction, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ओशनिक करंट्स। क्या बोलते हैं? ओशनिक करंट्स हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओशनिक करंट। आ रहा है समझ में ये चीज़? कोई डाउट यहाँ तक? तो ओशनिक करंट्स जो हैं वो हम लोगों को समझ में आ गए हैं। क्या ओशनिक करंट जो होते हैं वो बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होते हैं, और वो भी कौन सी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। उसको हम लोग बोलते हैं ओशनिक करंट्स। तो ओशनिक करंट जो है वो किस किस पर डिपेंड करते हैं? तो वो सरफेस जो आपके टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करते हैं। इसके साथ साथ आपका जो डेप्थ में जो टेम्परेचर होता है उस पर भी डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो टाइप ऑफ ओशंस में दो तरीके से हम लोग इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डेप्थ बेस्ड और एक होता है आपका टेम्परेचर बेस्ड। डेप्थ बेस्ड में अगर देखा जाए तो सरफेस वाटर पर होती हैं और आपकी डीप वाटर में होती हैं। तो जैसे डीप वाटर में अगर होगा तो एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं अपवेलिंग। अपवेलिंग का मतलब होता है जब आपका जो वाटर्स हैं या जो आपका वाटर करंट्स हैं वो कोल्ड एरिया से वार्म एरिया पर जाते हैं। ठीक है, क्या बोला? कोल्ड एरिया से वार्म एरिया के आ जाते हैं, और नीचे से जो नीचे का जो कोल्ड एरिया है वो ऊपर के कोल्ड एरिया वार्म एरिया को ख़त्म करने के लिए नीचे से ऊपर जाता है। तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम बोलते हैं अपवेलिंग। और तो ये डीप वाटर में देखने को मिलता है। इसके बाद सरफेस वाटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सरफेस वाटर जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है किस पर? डिपेंड करता है एक चीज़ पर, वो है टेम्परेचर पर। ठीक है, तो टेम्परेचर के बेसिस पे हम देखें तो कोल्ड करंट हो सकता है जो कि जब वहाँ से आ रहे होंगे जहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा? वो लो होगा। और वार्म करंट क्या होगा? जहाँ से वो वहाँ से आ रहे होंगे जहाँ पर आपका टेम्परेचर हाई होगा। तो इसका एक बेसिक फंडा भी है। बेसिक फंडा ये है कि कोल्ड करंट हमेशा कहाँ से आएंगे? फ्रॉम हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड्स। और वार्म करंट कैसे आएंगे? फ्रॉम लो टू हाई लैटिट्यूड। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ज़रा ध्यान से, इसको मैं बहुत ईजिली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लाइन क्या लिखी हुई है? लाइन ये बता रही है कि जो ये अर्थ है ये क्या है? ये अर्थ है आपका। अर्थ में ये 0 डिग्री है तो ये लो लैटिट्यूड है,
और ये आपका 66 डिग्री है, तो ये हाई लैटिट्यूड है। तो जो ठंडी वाली जो क्षेत्र है वो हाई लैटिट्यूड्स पर होती हैं, और जो गर्म वाली जो जलधाराएं होती हैं, गर्म करंट्स होती हैं, वो कैसी होती हैं, वो होती हैं आपकी लो लैटिट्यूड्स पे। तो ठीक है, तो कोल्ड आपको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको हाई लैटिट्यूड से जाएगा किस तरफ जाएगा, लो लैटिट्यूड की तरफ जाएगा, और वार्म करंट जो होगा वो किधर जाएगा, वो आपका लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि इनके बेसिस पर किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं ओशंस को या ओशन करंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने पूरा एक चार्ट बना लिया है जिसमें इजीली आपको सारे अलग अलग जो जलधाराएं हैं, जो आपकी स्ट्रीम्स हैं, उनको हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर एक एक करके हम लोग डिटेल में समझेंगे क्या है। तो सबसे पहला वाला जो हिस्सा हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन का। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन की अगर हम लोग बात करें तो इक्वेटर के पास वाले जितने भी आपके करंट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे आपके हॉट करंट्स होंगे। तो जो लाल रंग से बना हुआ है ये है आपके हॉट करंट, जिनमें से सबसे पहला आता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। कौन सा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और ये गर्म करंट होता है, ये वार्म करंट होता है, ये जाता है यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम से होते हुए। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये भी एक हॉट करंट है आपका। और ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और ऊपर से एक और आपका करंट आ रहा है लैब्राडोर करंट, जो आपको ध्यान रखना है। ये कोल्ड करंट है। ये कैसा है, ये आपका एक कोल्ड करंट है। तो जो मैंने रेड से बनाया है वो कोल्ड है, जो ब्लैक से बनाया है वो आपका कैसा है, वो हॉट करंट है। और ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं और ये बनाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या बनाते हैं यहाँ पे, एक ग्रेट ग्रैंड ट्रंक टाइप में एरिया बनाते हैं, ग्रैंड बैंक बनाते हैं, और ये बहुत ही अच्छा एरिया होता है फॉर दी फिशिंग। फिर इसके बाद नीचे जाते हैं, ये यहाँ से जो धाराएं होती हैं वो वापस से मुड़कर नीचे आती हैं। नॉर्वेनियन की धारा होती है, नॉर्वेनियन की जो करंट होती हैं वो नीचे जब आती हैं तो कैनेरी, एक स्पेन के पास एक जगह है, वहाँ से ये कोल्ड करंट जो है वो बनकर आना शुरू होती हैं। तो यहाँ से ये कोल्ड करंट आ गई और ये फिर वापस नॉर्थन इक्वेटर पे जुड़ जाती है। तो ये है आपका पूरा का पूरा सर्कुलेशन। इसके बाद साउथ में अगर जाओगे तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही चीज़ है जैसे नॉर्थ में है। इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, ये जाएगा नीचे, ये इधर से इधर जा रहा है और इधर से इधर भी आ रहा है। तो ये इधर से जाएगा, ये फैकलैंड की करंट मिलेगी यहाँ पे। फिर ये नीचे सदर्न ओशन का करंट, और फिर जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो ऊपर की तरफ आएगा बेंगुएला। क्या, बेंगुएला की जलधारा मिलेगी। बेंगुएला के बाद ये आपकी साउथ इक्वेटोरियल रीजन मिल जाएगा। तो इसको मैं बना के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ध्यान से, तो मैंने अभी केवल इतना हिस्सा निकाल लिया है। ये है आपका मेजर, किसका हिस्सा, मेजर पार्ट है आपका अटलांटिक ओशन का। तो अटलांटिक ओशन के जो मेजर पार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अफ्रीका का जो हिस्सा है, यहाँ से आपकी जलधारा निकलती है। ये जो जलधारा है इनको ओशनिक करंट्स कहा जाता है, और ये जो ओशनिक करंट मैं लाल रंग से बना रहा हूँ ये हॉट करंट्स हैं, और ये ऊपर की ओर जा रहे हैं और ये जाते ही चले जा रहे हैं और यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, अब इनके रीजनल नेम्स होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। रीजनल नेम्स में ये आता है आपका साउथ बल्कि नहीं, नॉर्थ, क्या बोला, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आ जाता है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फ्लोरिडा के पास है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिडा करंट। ठीक है, फ्लोरिडा करंट आता है। इसके साथ साथ इसी के जस्ट अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा गल्फ स्ट्रीम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट है ये गल्फ स्ट्रीम। और अगर आपसे कोई पूछे कि गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर है तो आप इजीली बता पाओगे, ये है आपका यूएसए में। यूएसए के किनारे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर ये स्ट्रीम जनरेट होती है, इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। और फ्लोरिडा, हम सभी लोग जानते हैं कि मेक्सिको के पास वाला जो एरिया है वो है आपका फ्लोरिडा का स्ट्रीम। ये दोनों ही आपके हॉट करंट्स हैं। और इसके बाद हम लोग ब्लू कलर से बनाने वाले हैं कोल्ड करंट को। तो इसके ऊपर से यहाँ से एक बहुत तेज़ी से करंट आता है, बहुत हाई इंटेंसिटी कोल्ड करंट होता है, इसका नाम है लैब्राडोर करंट, लैब्राडोर करंट। ठीक है, लैब्राडोर करंट, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लैब्राडोर करंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। यहाँ पर ये दोनों मिक्स होते हैं, ये दोनों यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक बनाते हैं जिसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्रेट बैंक। ग्रेट बैंक बहुत ही फेमस जगह है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये फिशिंग ग्राउंड है। ग्रेट बैंक, यहाँ से आपकी फिर से आगे की तरफ एक धारा जाएगी जिसको हम लोग बोलेंगे
अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब ये ड्रिफ्ट हो रही है, इस तरफ मुड़ रही है और ये धीरे धीरे घूम कर वापस आना शुरू होगी। जैसे ये घूमेगी तो यहाँ पर ये पूरा एरिया ठंडा है और ये ठंडे होने की वजह से ये इस तरीके से आएगी, ठीक है। और यहाँ से एक हिस्सा आ जाएगा, एक हिस्सा यहाँ से आ जाएगा। तो ये कौन कौन सी एंगल या कौन कौन सी आपकी जलधाराएं हैं, इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्वेगियन करंट। नॉर्वेगियन करंट जो कि कोल्ड करंट होता है। कैसा करंट होता है? कोल्ड करंट होता है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो है आपकी एंटिलिस करंट होती हैं। ये कौन सी होती हैं? एंटिलिस करंट। एंटिलिस करंट, ठीक है। आया समझ में ये चीज? अब यहाँ से नीचे जाएंगी। नीचे जब ये धाराएं जाएंगी, या कह सकते हैं कि ये जो करंट जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और नीचे की ओर जाएंगी। और ये नीचे की जब जा रही हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं, स्पेन के पास एक जगह है, उसका नाम क्या है? कैनरी। क्या? कैनरी। कैनरी लंदन सुना होगा ना आप लोगों ने, ब्रांड का नाम है, तो वही है कैनरी। कैनरी जो करंट है ये बहुत ही फेमस है। कैसा है ये? ब्लू रंग से जितने भी बनाए हैं वो सब आपके कोल्ड करंट हैं, और जितने भी रेड रंग से बनाए हैं वो सब के सब आपके हॉट करंट हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे अब हम लोग और आगे जाते हैं तो फिर से एक दूसरा स्ट्रीम जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल रीजन है ये। क्या है ये? साउथ इक्वेटोरियल रीजन। और ये जो साउथ इक्वेटोरियल रीजन है, जैसे जैसे नीचे जाओगे तो वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर गर्म धाराएं हैं, और उसके बाद ये चढ़ते चढ़ते साउथ ओशन में जब जाएंगी अंटार्कटिका के पास, तो ये ठंडी होना शुरू हो जाएंगी। और ये जब ये ठंडी होंगी तो ये धीरे धीरे इस तरीके से आना शुरू होंगी। तो ये ऊपर की ओर जब ये आती हैं तो ये है आपकी पूरा का पूरा सर्कल तैयार हो गया है। और ये जो सर्कल आप देख रहे हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट करंट के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे फैकलैंड करंट, फैकलैंड करंट, फैकलैंड करंट, ठीक है। तो फैकलैंड करंट हो गया ये आपका। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एक बहुत ही खास करंट जिसका नाम है बेंगुएला हास। क्या? बेंगुएला, बेंगुएला, बेंगुएला करंट। तो बेंगुएला करंट ये हो गया आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट जो कि अफ्रीका के पास मिलता है, और ये कोल्ड करंट है। और फैकलैंड करंट जो कि साउथ अमेरिका का सदर्न पार्ट में मिलता है, वो कौन सा करंट है? वो है आपका फैकलैंड एरिया जो कि आपका अर्जेंटीना के पास पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको ब्राजीलियन करंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला जो पार्ट है ये पूरा ब्राज़ील का है, इसलिए ब्राज़ीलियन करंट, ब्राज़ीलियन करंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो ये है आपका मेजर अटलांटिक ओशन के करंट स्ट्रीम्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अब इसके बाद दोबारा से चलते हैं हम लोग उस पर, दोबारा से यहाँ पे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन ओशन में भी ये करंट सिस्टम जो है वो बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ पर इक्वेटर के पास यहाँ पर भी आपका इक्वेटोरियल आपके करंट मिलेंगे। यहाँ मेडागास्कर से होते हुए ये करंट जाएगा, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से होते हुए ये वापस इंडोनेशिया से होते हुए वापस इंडिया में आएगा। ये पूरा का पूरा एक सर्कल बनाएगा। तो इस सर्कल को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये सर्कल जो है इंडियन ओशन का ये किस तरीके से बन रहा है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपसे तो इक्वेटर जो है वो नीचे से निकलती है, और जहाँ से इक्वेटर निकलेगी वहाँ से गर्म जलधाराएँ भी बनना चालू हो जाएंगी। तो ये आपकी गर्म जलधाराएँ हैं, गर्म करंट्स हैं, और ये इधर जा रही हैं। एक हिस्सा ये जाता है और एक हिस्सा ये आपका जाता है। ये दोनों ही आपकी वार्म करंट्स हैं और ये दोनों जाकर मिल जा रही हैं। और फिर उसके बाद नीचे जैसे जैसे ये नीचे जाएंगी वैसे ये कोल्ड होना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे ये कोल्ड होंगी तब देखिए ध्यान से, ये कोल्ड होना शुरू हो गई हैं और कोल्ड होते होते ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया से घूमकर वापस इधर आएंगी, और ये अब जैसे पहुँचेंगी वैसे क्या हो जाएंगी? गर्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ नाम जो आप लोगों को पता होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दी इंडियन ओशन करंट सिस्टम, तो वो क्या है? यहाँ पर आपको मिलेगी क्या? नॉर्थ इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट मिला। और इसके बाद यहाँ से ये दो आपकी शाखाएं टूट गई हैं, इनमें से एक जो होगा वो हो जाता है आपका कौन सा? मडागास्कर। कौन सा? मडागास्कर, मडागास्कर करंट। और दूसरा होता है मोजाम्बिक्यू करंट। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका ये आपका मडागास्कर करंट है, और ये है आपका मोजाम्बिक्यू करंट।
मोजाम्बिक्यू एक देश है, उसी के नाम पर ये करंट का नाम भी रखा गया है, मोजाम्बिक्यू करंट। ठीक है, ये दोनों मिल जाती हैं और दोनों मिलने के बाद ये साउथ करंट के नाम से आगे बढ़ती हैं या सदर्न करंट के नाम से आगे बढ़ती हैं। और ये सदर्न करंट जो है ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंचता है, तो ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाएगा भाई? सीधी सी बात है, ऑस्ट्रेलिया में ये करंट जो है ये ऑस्ट्रेलियन करंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन करंट हो गया। तो ये कैसा करंट है ऑस्ट्रेलियन करंट? ये कोल्ड करंट है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद फिर से ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है इंडोनेशिया से होते हुए वापस जुड़ जाता है और ये साइकिल बन के तैयार होती है। अब जो सबसे बड़ा हिस्सा जो बचा है वो है पैसिफिक ओशन का। किसका बचा है? पैसिफिक ओशन का या प्रशांत महासागर का। तो प्रशांत महासागर की जब हम लोग बात करते हैं, देखिए ज़रा ध्यान से, तो प्रशांत महासागर का जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं ये बहुत खास है। पर फिर से एक बार हम इसको देख लेते हैं, फिर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखिए ये भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है और ये भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इक्वेटोरियल काउंटर करंट चल रहे हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट चल रहा है। नीचे की ओर अगर आप जाएंगे तो नीचे की ओर आपको अंटार्कटिक करंट मिलेगा, पेरुवियन करंट मिलेगा, यहाँ पे कैलिफोर्नियन करंट मिलेगा, यहाँ पे ओवाशियो करंट मिलेगा, ये और अलास्का करंट भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे कुरोशियो करंट देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसको अगर हम दोनों को एक तरीके से जोड़ लें, क्या करते हैं? जोड़ दें। तो ये देखिए ये है आपका, सबसे पहले मैं आपको कंट्रीज के नाम बता देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है रशिया, ये क्या है? ये है रशिया, और ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है। अब ये ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका साउथ अमेरिका है। मैंने SA लिख दिया तो साउथ अमेरिका हो गया, ये AUS लिख दिया तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब वही चीज़ें फिर से करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये लाल रंग की जो इक्वेटोरियल करंट्स जो हैं वो जाएंगी और ये ऊपर भी जाएंगी और ये नीचे भी जाएंगी, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगी तो फिर ये ठंडी होना शुरू होंगी, और जब ये ठंडी होना शुरू होंगी तो ये अलग अलग नामों से जानी जाएंगी। ठीक है, ये इधर इधर, और फिर ये गर्म होना, ये यहाँ से धीरे धीरे जब एक और लाइन बना लेते हैं फिर यहाँ से गर्म होना ये शुरू होंगी फिर से, तो ये आपकी दोबारा से ऐसे करंट बन जाएगा। ठीक है, ये आपका नॉर्दर्न पार्ट हो गया। तो नॉर्दर्न पार्ट को पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नॉर्दर्न पार्ट को कंप्लीट करने का तरीका बस सिंपल सा है कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है आपको मिल गए हैं। क्या मिल गए हैं? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है जैसे ये ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर एक स्पेशल नाम से जाने जाते हैं, कुरोशियो की करंट, कुरोशियो करंट। और ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे जापान में। कहाँ मिलेंगे? जापान में। ठीक है, फिर इसी के जस्ट ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये वाला ऑस्टॉक, ठीक है, ओशियो के करंट मिलते हैं। तो ये कौन से करंट हैं यहाँ पर? ये आपको मिलेंगे ओयोशियो करंट, जो कि आपको कहाँ मिलने वाले हैं? ऑस्टेक पेनिनसुला, जो कि रशिया का पार्ट है, वहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये है अलास्का करंट, अलास्का करंट। तो अलास्का करंट भी कैसा करंट है? ठंडा करंट है, हम लोगों को दिख रहा है, और बेरिंग स्टेट से होते हुए ये चला जाता है किधर? अलास्का की तरफ। और इसके बाद यहाँ पर ये जो एरिया है ये है कैलिफोर्निया का। कौन सा एरिया है ये है आपका कैलिफोर्निया का भाग है। तो कैलिफोर्निया करंट हम लोग लिख देते हैं। ये वाला पॉइंट क्या है? ये है कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्नियन करंट ये हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में ये चीज़। अब इसी तरीके से हम लोग दोबारा नीचे वाले हिस्से में फिर से हम लोग वही बात कर रहे हैं। अब देखिए ये फिर से वही बनेगा, अब जैसे ये यहाँ पर ये आपको कैसा हो जाएगा? कोल्ड करंट हो जाएगा। ये हिस्सा कैसा हो जाएगा? ये कोल्ड करंट का बनना शुरू हो जाएगा, और ये सब है बहुत ही स्पेशल करंट है। ठीक है, ये फिर इधर से जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पेरुवियन करंट, जो कि एल नीनो के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि सबसे पहले ही एल नीनो करंट जो है या एल नीनो का जो इफेक्ट है वो यहीं पर देखने को मिला था। तो पेरुवियन करंट ये हो गया आपका अंटार्कटिक करंट। तो जो मैं ब्लू रंग से मैंने लाइन खींची हुई है उनको आप समझ गए होंगे कि ये ब्लू रंग से है, इसका मतलब है कोल्ड करंट है ये। ठीक है, आ रहा है समझ में ये चीज़। इसके बाद जो हॉट करंट है तो उनके नाम बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थे। ये साउथ इक्वेटोरियल करंट यहाँ मिल जाएगा। यहाँ ऑस्ट्रेलियन करंट आपको मिल जाएगा,
ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे करंट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को मैंने सारे के सारे ओशनिक करंट्स बता दिए, उनके टाइप्स बता दिए, उनकी स्पेशल चीज़ें हैं उनको वो बता दिया, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके की थ्योरी जो है आप लोगों को पसंद आए। अगर आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आती हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग बस इतना कर दीजिए कि इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।